राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो उसके लिए कभी हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, कभी वास्तु का, कभी न्यूमरोलॉजी का। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं। आज वो हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, बहुत सारे टिप्स हमें देने वाले हैं और बहुत सारी रेमेडीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करूंगा सूर्यकांत सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत गुरुजी पुणे। ये नाम भी मैंने बहुत सोच समझ कर रखा है। सूर्यकांत जैसे कि मेरा नाम है, गुरुजी जो कि मेरा प्रोफेशन है, जो मतलब ज्योतिषी और वास्तुतज्ञ पुणे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब जिस जिले में मैं रहता हूँ पुणे, सूर्यकांत गुरुजी पुणे, इसमें मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आता है। दूसरा बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फील्ड में आने के लिए सबसे पहले मैं ये फील्ड की तरफ देखने के लिए मैं बिजनेस या धंधा इस नजरिए से नहीं देखता हूँ। मतलब ज्योतिषी या वास्तु इस फील्ड में आने से पहले फेमस होने के लिए या लोगों की ज्यादा से ज्यादा परेशानियां दूर करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ, ना कि पैसे कमाने के लिए। मतलब कम से कम पैसे लेके मेरे जो भक्त लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा परेशानियां कैसे दूर करूं, इसकी तरफ मेरा माइंडसेट रहता है। इसलिए मैं पैसे कोई दे या न दे, मैं सबका काम करता हूँ और कम से कम पैसों में लोगों का ज्यादा से ज्यादा कैसा काम हो, इसकी तरफ मेरा माइंडसेट रहता है। और मैं हर ज्योतिषी और वास्तुतज्ञ को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोफेशन की तरफ देखने का जो आपका नजरिया है, ये धंधा या बिजनेस है, बिजनेस इस नजरिए से आप इसकी तरफ ना देखें। तो सर, जैसे कि 2025 का आधा साल चला गया है, अभी आधा साल बाकी है। तो आप 2025 का जो आधा साल बाकी है, 12 राशियों के लिए आप कैसे लोगों को बताना चाहेंगे, कैसे आप थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस एक्चुअली कैसा है, मैं एक ज्योतिषी हूँ और राशि तो 12 ही है। और अभी भारत की लोक संख्या देखेंगे तो कम से कम 100 करोड़ के आगे गई है, राशि 12 ही है। तो हर कम से कम बोलेंगे तो 5 करोड़ लोगों की राशि एक जैसी ही, कोई भी रहेंगे तो राशि संख्या भी आपकी राशि मेरी राशि में, तो आपका ज्योतिष और मेरा ज्योतिष एक जैसा नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग जो है अभी जो न्यूज़पेपर में देखते हैं, ज्योतिष देखते हैं, ये राशि का ऐसा भविष्य, या फिर ऑनलाइन भविष्य देखते हैं, ये राशि का ऐसा भविष्य, तो ज्यादा उसको सीरियस लेके मत देखिए, ऐसा मैं सजेशन देना चाहूंगा। वो देखिए और उसके ऊपर फॉलो कीजिए और छोड़ दीजिए, मतलब मेरा ऐसा ही होगा, इस चक्कर में आप न रहिए, क्योंकि सबका भविष्य ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोक संख्या ज्यादा है और राशियां कम है। इसके पीछे ये, और जो लोग ज्योतिष आपको देखना ही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास आप जाइए और आपकी जो कुंडली के हिसाब से देखिए। आपको अच्छा प्रिडिक्शन चाहिए, आपको आपका ज्योतिषी एक्यूरेट चाहिए कि मेरा आगे एक्चुअली क्या होने वाला है, एकदम एक्यूरेट ज्योतिष चाहिए, तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके आप ज्योतिष देखिए। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपना भविष्य फल देखना है, राशि फल देखना है, तो आपको एक पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से ही आपको अपना राशिफल देखना चाहिए। जी सर, आजकल जैसे हम बहुत सारा इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा लोग राहु केतु की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को डराते हैं। तो क्या राहु केतु से हमें सच में डरना चाहिए? क्या ये सच में डरने वाला विषय है? राहु केतु मतलब कैसा है, राहु केतु छाया ग्रह बोलते हैं उसको हमारे ज्योतिष में। मतलब राहु केतु ग्रह नहीं है, जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल पृथ्वी का है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसको राहु केतु बोलते हैं। तो जैसे पृथ्वी अपने आस पे घूमती है, वैसे तिरछी होके घूमती है। तो जैसे पृथ्वी घूमती है तो आपके शरीर के ऊपर या आपकी जिंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि दिन होता है, रात होता है, अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो दिन रात होगी ही नहीं। तो उसको हम राहु केतु के प्रिडिक्शन में लाते हैं। तो राहु केतु डरने के लिए ही ग्रह है, वो दो ग्रहों को हम पाप ग्रह बोलते हैं। मतलब जब श्री कृष्ण या विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला के जब राहु अपना अमृत पी रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र करके उसके 2 टुकड़े किए। जो उसका धड़ जो था उसको केतु बोलते, और ऊपर का जो उसका सर था उसको राहु बोलते। तो एक्चुअली वो राक्षसी था, पर वो जैसे उसने अमृत प्राशन किया तो भगवान बन गया, मतलब देव इस श्रेणी में वो आ गया। इसलिए हम उसकी पूजा भी करनी चाहिए आपको। तो वो जो राहु केतु जो थिंक करता है, तो वो कभी अच्छा नहीं सोचता, वो लोगों को बुरा करने के लिए सोचता है, मतलब वो पाप ग्रह इसलिए। तो जैसे राहु केतु की आपको ग्रह दशा चालू होती है, महादशा या अंतरदशा, तो आपको अगर उसकी महादशा चालू है राहु की, तो आपके ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। तो आपका पुलिस चौकी चालू हो जाएंगी, या आप वकील के पास जाएंगे, या आपको पुलिस चौकी में जाएंगे, या आपके ऊपर कोई घोटाला आएंगे, जैसे आपने कोई चोरी की है, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे कुछ ना कुछ बुरे तरीके के
आपकी जिंदगी में उलाढाल होती रहती है या प्रभाव उसका चालू होता है, जैसे आपको राहु केतु की महादशा होती है, इसलिए आपको राहु केतु को डरना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके। तो सर जैसे कि राहु केतु के लिए हम कहते हैं कि अगर हम राहु केतु के लिए कुछ उपाय करें तो वो रेमेडीज वर्क करती है, उससे राहु केतु हमारा सही होता है? सही मतलब आपको अगर राहु केतु की महादशा अंतरदशा चालू है तो उसने जो फल आपको दिया है मतलब वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको 100% तो हम कम नहीं कर सकते, कोई भी ज्योतिषी भी नहीं कर सकता या आप भी नहीं कर सकते। उसमें से कम 60% या 50% आपको वो महादशा भोगनी पड़ेगी। पर 50% कम करके 50% कम कैसे होगा? तो कुछ रेमेडीज आप करते, जैसे कि राहु केतु को खुश करने के लिए आप उसका दान देते। तो राहु केतु का दान में जो उसका लोखंड जो होता है वो उसका एलिमेंट रहता है। अगर लोखंड का आप दान करते या लोखंड आप शरीर पे धारण करते, जैसे कि लोखंड का कड़ा पहनते, या राहु का कलर जो है वो ब्लैक है या करड़ा है, बोले तो चॉकलेटी कलर जो रहता है वो राहु का रहता है। तो चॉकलेटी कलर के आप सैटरडे के दिन अगर आप कपड़े पहनते तो राहु की दशा में आपको अच्छा महसूस होगा या उसका प्रभाव कुछ कम होगा। और दूसरा, राहु केतु के जो दान रहते वो आप करेंगे सैटरडे के दिन, उसके मंदिर के आगे जाके उसका दर्शन करके उसके जो दान दिए वो आप वहां जाके किसी अच्छे जो आदमी परेशानी में उसको दान वो देते तो उसका प्रभाव 50% तक आपको कम होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अगर आपके कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है तो पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई उपाय करना चाहिए। बराबर, एकदम सही। और सर जैसे राहु केतु में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रतन को धारण करने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो आप भी इसमें क्या, आपकी क्या राय है? 100% वो भी सही है, एकदम अच्छी रेमेडीज है। रतन ये लास्ट स्टेज हो गया, मतलब रतन धारण करने के बाद आपको 40% तो फर्क पड़ेगा ही। मैं ऐसा नहीं पड़ता बोल सकता हूँ कि 100% पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ भगवान के हाथ में अपन सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो जैसे आप रतन पहनते तो जो आप रतन पहनने के बाद आप मार्केट में घूमेंगे या फिर किसी आपके महत्वपूर्ण काम के लिए जाएंगे तो जो सूर्य प्रकाश रहता है वो उस रतन के ऊपर पड़ता है और वो कॉम्पैक्ट होकर आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। जो जब भी कोई सोनार वो रतन बनाता है, उसकी अंगूठी बनाता है, तो नीचे का स्पेस वो खाली छोड़ता है। तो वो क्यों छोड़ता है कि वो जो सूर्य प्रकाश है वो एक साथ होकर आपकी स्किन पे पड़े, इसलिए वो सोनार आपके अंगूठी के ऊपर नीचे का जो भाग है वो खाली छोड़ता है। और जैसे जैसे जितना ज्यादा टाइम आप वो अंगूठी पहनेंगे और जो सूर्य प्रकाश या सूर्य की जो रेज है वो आपकी स्किन के पड़ेंगी उस रतन के माध्यम से, तो आपको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। इस टाइप से वो रतन काम करता है। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम रतन धारण करते हैं तो उससे हमें जरूर सहायता मिलती है, अगर हमारा कोई ग्रह नीच का है, पापक है, या कोई हमें उससे प्रॉब्लम चल रही है तो। ठीक है सर। तो सर रतन का आप ये बताइए कि मार्केट में रतन कैसे कैसे आते हैं, और अगर हमें कोई एक अच्छा रतन लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में 2-3 प्रकार के रत्न आते हैं। एक रत्न जो रहता है वो नेचुरल रहता है, मतलब जो जब भी कोई खदान बोलते हैं या पृथ्वी के अंदर उसको खड्डा खोदते तो उसको एक रत्न मिलता है तो वो बहुत महंगा रहता है, वो एकदम रेयर भी रहता है, वो कभी कभी मिलता है तो उसके प्राइस ही बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में रहते हैं। और दूसरा जो रहता है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, तो जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो वही प्रक्रिया करते हैं लैब में, कॉपी रतन। हाँ, तो दोनों भी रतन एकदम ओरिजिनल रहते हैं, ये भी और ये भी, वो पहचानना मुश्किल है। वो तो अभी जैसे आप उसका लैब में जाके टेस्ट करेंगे तभी पता चल जाएगा। तो लैब में भी रतन बनता है और नेचुरल भी बनता है। तो लैब में बनता है उसका प्राइस कुछ कम रहता है, तो इफेक्ट दोनों सेम देंगे। और तीसरा जो एकदम बोलते हैं ना प्लास्टिक टाइप या कांच का बनता है तो वो भी रहता है। तो तीनों भी रतन के प्राइस में बहुत फर्क है। जो कांच के रहते हैं वो 2-3 हजार में आते हैं और जो लैब में बनते हैं वो हजारों में आते हैं, कम से कम 10,000 20,000। और टोटल जो नेचुरल रहते हैं एकदम आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल जिसके सर्टिफिकेट आता है तो उसके लाखों में प्राइस रहते हैं। तीनों रतन कम ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं, पर नेचुरल रतन जो है वो एकदम अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। राइट। तो सर अभी जैसे कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि न्यूज में भी आ रही हैं कि शादियां बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं लोगों की। तो शादियों के लिए सर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? एक अच्छी शादी के लिए आपकी कुंडली में क्या ग्रह देखना चाहिए और किस ग्रह को हमें मतलब अच्छा करना चाहिए ताकि हमारी शादी अच्छे से चल सके? शादी के लिए मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आदमी जिंदगी जी रहा है तो शादी के लिए एक ही ग्रह पे डिपेंड नहीं रह सकते। शादी के लिए मैं 3 ग्रह बोल सकता हूँ। एक है मंगल, जो कि जिसका भी मंगल स्ट्रांग है या प्रथम स्थान में या लग्न कुंडली लग्न में जिसका मंगल है, उस आदमी को गुस्सा बहुत आता है। तो घर में अगर वो बंदा गुस्सा करता रहेगा अपने वाइफ के ऊपर, अगर वाइफ रहेंगी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती रहेंगी तो वो शादी लंबी नहीं चलेगी और उसकी डिसीजन पावर लेने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है जिसको मंगल रहता है वो। तो आप अपना मंगल अच्छा करके लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास,
और आपको पूछिए कि मुझे मंगल है या नहीं, और आपको पता चल जाएगी मुझको मंगल है या मेरे मंगल स्ट्रांग है या मेरे मंगल की कुंडली है, तो उस मंगल को आपको उसका दान देके या उसके कुछ रेमेडीज करके वो मंगल सौम्य करके लीजिए, जिससे आपको गुस्सा कम आए और आपकी डिसीजन पावर बढ़े और आप घर में एक दूसरे से अच्छी बातचीत हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ये मंगल का हो गया। अभी मैं चंद्र का बोलता हूँ। चंद्र जो ग्रह है वो चंद्र मतलब हमारे मराठी में, एक मराठी आदमी, वो मराठी में कहावत है कि मनाचा कारक चंद्र है। जो आप थिंक करते वो चंद्र के लिए, चंद्र अच्छा रहेगा तो अच्छा थिंक कर सकते, अच्छा डिसीजन ले सकते जी। तो आपका चंद्र अगर अच्छा रहेगा तो आपका हर जगह पे डिसीजन अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका चेहरा है जो गोरा होगा, आपका लग्न कुंडली में आपका मंगल है, लग्न में आपका मंगल है, सॉरी लग्न में आपका चंद्र है, तो आपकी स्किन गोरी रहेंगी, आपकी चेहरा गोरा गोरा रहेगा और आपका फेस जो है अट्रैक्टिव रहेगा। कब रहेगा? आपका चंद्र अच्छा है, चंद्र के ऊपर किसी पाप ग्रह का असर नहीं है, तो चंद्र अच्छा है तो आपका डिसीजन भी अच्छा होगा। तो दूसरे नंबर पे चंद्र और तीसरे नंबर पे शुक्र पे ले आऊंगा। शुक्र मतलब लग्जरी लाइफ के लिए हम शुक्र की तरफ देखते हैं। अगर आपको मन में हमेशा सोना खरीदने का बात आता है या सोना पहनने का बात आता है या बहुत आपको लग्जरी स्प्रे मारना है, मतलब आपके परफ्यूम यूज करना है, तो वो जो बंदा रहता है उसका शुक्र अच्छा रहता है। वो हमेशा अंगूठे वगैरह पहनता है, अच्छा इस्त्री के कपड़े पहनता है, तो ऐसा जो व्हाइट कलर के तरफ उस बंदे का ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। तो उसका पर्सनैलिटी ऐसा, शुक्र के वजह से उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा हुआ रहता है कि उसका जो दूसरे जेंडर के लोग हैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसका अपने आप ही उसका शादी का जो लाइफ है वो अच्छा रहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक अच्छी शादीशुदा लाइफ जीनी है, तो मंगल, चंद्रमा और शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी। तो सर इसके लिए आप कुछ रेमेडी देना चाहेंगे? सपोज किसी का अगर मंगल अच्छा नहीं है या चंद्रमा अच्छा नहीं है या फिर शुक्र अच्छा नहीं है, तो इन तीनों ग्रहों को अच्छा करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडी जिसको करके लोग, हमारी जो जनता देख रही है, वो अपने शुक्र, मंगल और चंद्रमा को अच्छा कर सके। मैं सबसे पहले मंगल के लिए रेमेडीज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको हर मंगलवार के दिन, जो कलर थेरेपी पे बोल रहा हूँ, मंगल का जो कलर है मतलब थोड़ा सा रेड और ऑरेंज टाइप में उसका कलर आता है, तो वो कपड़े आपको पहनने चाहिए उस दिन, जिससे आपको मंगल की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। और उसके दिन, उस मंगल के दिन आपको मसूर बोल के एक दाल आती है, अक्का मसूर, उसका आधा 1 किलो आपको दान करना चाहिए। गुड़ जो रहता है वो मंगल का मतलब उसका वो अन्नदान बोलते हैं ना, उसमें गुल भी आता है, तो वो आपको दान करना चाहिए, मसूर और गुल, जिससे कि आपको अच्छा मंगल की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रही। और आपके जैसे कि मैंने अभी ये अंगूठी पहनी है, ये मंगल की है जी, तांबे की है, और तांबे का कड़ा मैंने पहना है, और वो अगर आप पहनते हैं तांबे की अंगूठी और तांबे का कड़ा, तो आपको मंगल की दृष्टि और अच्छी हो जाएंगी और आपको मंगल दोष कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरा क्लियर हो जाएगा, तो 40% आपको फर्क पड़ेगा। अब ये हो गया मंगल के लिए। चंद्र के लिए बोलता हूँ, जैसे मंगल के लिए तांबा है, वैसे चंद्र के लिए चांदी है। अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं, चांदी का कड़ा पहनते हैं, या चंद्र का जो कलर है व्हाइट है, व्हाइट कलर के कपड़े आप अगर सोमवार के दिन कंटिन्यू पहनते हैं, तो आपका चंद्र अच्छा होगा, आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी, आप जैसे दूसरे से बात करेंगे तो आपको आपके मन में अच्छे थिंक आएंगे और आप अट्रैक्टिव बनेंगे, आपके लोग खींचे आपकी तरफ चले आएंगे, क्योंकि आपका बात करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, जैसे आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा जी। और तीसरे नंबर पे शुक्र आता है। शुक्र अपने आप में एक अजब और गजब किस्म का ग्रह है, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको खुद की पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। वो बंदा खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उसका थिंग चलता रहता है जी। मतलब वो अपने भी अच्छे कपड़े पहनेगा, स्प्रे मारेगा, सेंट मारेगा, परफ्यूम मारेगा, जहां पर भी जाएगा बूट पहन के जाएगा, बहुत से शरीर पे अंगूठियां पहनेगा, और लेडीज रहेंगी तो हमेशा सज धज कर फिरेगी, लिपस्टिक लगाएंगी, और उसके ऊपर शुक्र अच्छा है जिस आदमी का, उसके ऊपर लोग खींचे चले आएंगे उसकी तरफ। शुक्र का एक वो बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बंदा रहता है। तो सर जैसे कि आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कोई ग्रह खराब है आपका या कुंडली में नीच का है, तो उसके लिए बहुत सारी पूजाएं भी बताते हैं, कुछ जाप बताते हैं, कुछ मंत्र बताते हैं, हवन होते हैं। तो सर क्या ये जाप, हवन, मंत्र भी आपके ग्रहों की दशा को अच्छा करने के लिए जरूरी होते हैं या कितना प्रभाव डालते हैं ये? मैं मतलब सबसे लास्ट, अभी आप समझो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपको अंगूठी सजेस्ट की है या कपड़े सजेस्ट किए, उस ग्रह के कलर सजेस्ट किया है, या कड़ा पहनने के लिए उसका एलिमेंट बोलते, किसी का तांबा है, किसी का लोखंड है, किसी का सोना है, वो भी पहने, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, और लास्ट में आप उसकी मतलब सबसे लास्ट में आप उसकी पूजा कर दीजिए।
मतलब जाके होम हवन कीजिए, आपका काम बन जाएगा। मतलब ये जो रेमेडीज दी है होम हवन करने की, पूजा करने की, ये सबसे लास्ट रेमेडी, इसके आगे कोई रेमेडीज है ही नहीं। अच्छा। मतलब सबसे पहले कपड़े पहनिए उस ग्रह के लिए, दूसरा एलिमेंट पहनिए या उसके उपास करिए, और सबसे लास्ट में उसका होम हवन कीजिए। जी। तो आपको 40% और लास्ट में 60% तक आपको फर्क पड़ेगा, 40% आपने भोगना ही पड़ेगा आपको उसकी महादशा अंतरदशा। तो मतलब कोई ग्रह है, हम उसके प्रभाव से इतना बच नहीं सकते। मतलब हम ज्योतिष के अनुसार अगर कहें तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप खुद राम जी का या रामचंद्र जी का उदाहरण लीजिए। वो खुद भगवान थे, पृथ्वी पे आए थे, तो उनको सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, सुबह वो राजा बनने वाले थे, पर रात को उनको पता चला कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे वनवास पे जाना है। मतलब जो भी बंदा पृथ्वी पे आएगा उस पर वो जो नवग्रह है उस पर प्रभाव डालेंगे, और जो नवग्रह बोलेंगे वो मतलब बोलेंगे, या फिर उनका जो महादशा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास भोगा, मतलब वो खुद भगवान थे, फिर भी उनको उससे बच नहीं पाए। ये एक एग्जाम्पल है। जी। अभी सर हम वास्तु पे आते हैं। आजकल वास्तु की भी मार्केट में बहुत चर्चा होती है, तो वास्तु हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालता है, हमारी हेल्थ पे, हमारे फाइनेंस पे? तो वास्तु के बारे में आप क्या हमारे जनता को बताना चाहेंगे? वास्तु के बारे में मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूंगा कि मतलब 100% आपका जीवन पकड़िए, 100% में से 40% ज्योतिष का प्रभाव है और 60% मतलब वास्तु ज्यादा है, ज्योतिष कम है। 60% प्रभाव आपके ऊपर वास्तु डालता है। जैसे आप सुबह नींद से उठते, जो भी आप आपके नित्य नैमित्य कर्म करते वो वास्तु के ऊपर करते। मतलब सुबह नहाना, नाश्ता करना, घूमना फिरना, आपके जो घर के लोग हैं, आपके मम्मी डैडी, आपके बच्चे, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना उठना, वो सब आप वास्तु के ऊपर ही करते। जैसे घर से बाहर जाते तो एक वास्तु से दूसरे वास्तु में जाते, तो जितना भी आदमी जो भी कुछ करता है वो वास्तु के ऊपर ही करता है। इसलिए उसके ऊपर कोई भी बंदा वास्तुशास्त्र या ज्योतिषशास्त्र माने या नहीं माने, तो जीता वास्तु के ऊपर ही, मतलब उसके ऊपर वास्तु प्रभाव डालेगा ही, वो माने या नहीं माने, वास्तु इफेक्ट डालता ही है। मतलब वो मानेगा तो अच्छी बात है, वास्तु को पकड़ के चलेगा तो 20-30% उसका प्रभाव कम होगा और उसके जीवन में वो अच्छा कुछ कर पाएगा। नहीं माना तो उसको 100% भोगना पड़ेगा। तो सर जैसे कि हम पुणे, मुंबई जैसी सिटीज में रह रहे हैं, तो यहाँ पे पहले की तरह अभी जमीन पे हम मकान बनाते थे, वो अभी नहीं होता है। अभी हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो फ्लैट का वास्तु भी हमारे जीवन पे असर डालता है? नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी मार्केट में इसका बहुत मतलब मैंने कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि जमीन के लिए अलग वास्तु और फ्लैट, जो पहला माला दूसरा माला कम से कम 40-40 माले की बिल्डिंग रहती, तो वहां पे वास्तु काम नहीं करता, या वहां पे वास्तु अलग तरीके से काम करता है। कैसे? समझो किसी वास्तुतज्ञ ने आपको बोला है कि आप ईशान्य कोण में अंडरग्राउंड आप एक मतलब से टैंक बना दीजिए, पानी पीने का जो टैंक रहता है वो अंडरग्राउंड में रहता है, मतलब जमीन के नीचे। तो जो फ्लैट में रहने वाला बंदा है वो जमीन के नीचे तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसका एक ही फ्लोर है, उसकी जमीन के नीचे कैसे बनाएगा? या कुछ वास्तुतज्ञ ऐसा बोलते हैं कि नैऋत्य कोण में आप घर के ऊपर एक टैंक बना दीजिए पानी का, पीने के लिए पानी जो रहता है। तो फ्लैट में रहने वाले लोग घर के ऊपर तो माला है, वहां पे तो आप टैंक नहीं बना सकते। इसलिए मतलब जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं या अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनके लिए वास्तु थोड़ा सा अलग काम करता है। और जो बंगलों में रहते हैं या वाड़ा में रहते हैं, पुणे में वाड़ा बोल के एक वास्तु का प्रकार आता है, वहां पे लोग रहते हैं, वहां की उसके लिए वास्तु अलग से काम करता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा एकदम बराबर है, अपार्टमेंट में वास्तु अलग से काम करता है और जमीन के ऊपर अलग से काम करता है। पर जो जमीन पे लोग रहते हैं वो मतलब फाइनेंशियल और हेल्थ के लिए अच्छी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि वो वास्तु का पूरेपूर फायदा ले सकते हैं। और जो फ्लैट में रहते हैं वो पूरेपूर फायदा नहीं ले सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लैट में भी वास्तु काम करता है, चाहे वो थोड़ा करे या ज्यादा, लेकिन इफेक्ट डालता है वास्तु। तो अगर सर किसी को फ्लैट में रह रहा है और वहां पे वास्तु कराना है, तो पॉसिबल है? वो पॉसिबल है, पर 100% जो वास्तुतज्ञ जो आपको उपाय बोलेंगे वो आपका वहां पे बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ पेड़ भी रहते हैं बड़े बड़े, जो वास्तुतज्ञ बोले कि इस दिशा में ये पेड़ लगाओ, इस दिशा में ये पेड़ लगाओ, तो वहां पे बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, छोटे छोटे पेड़ लगा सकते। या फिर यहाँ पे खड्डा करो, या फिर यहाँ पे ऊंचाई करो, यहाँ पे ऊंचाई जरा सा दबाओ, ऐसे कुछ उनके रेमेडीज रहते। तो वो फ्लैट में आप नहीं कर सकते, पर जमीन पे अगर आप रहते तो आप वहां पे 100% वास्तु कर सकते हैं, और वहां पे वास्तु ज्यादा इफेक्ट देगी और आपके जीवन पे ज्यादा प्रभाव डालेगी, और आप ज्यादा तरक्की आर्थिक और आपके सेहत के लिए कर पाएंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया जमीन का और फ्लैट का वास्तु अलग होता है, तो क्या दोनों का ब्रह्म स्थान भी अलग होता है? और ब्रह्म स्थान एक्चुअली है क्या? आप पहले थोड़ा सा ब्रह्म स्थान के बारे में बताइए। ब्रह्म स्थान मतलब जो वास्तु पुरुष रहता है, तो वास्तु पुरुष जैसे आपने को मुंह है, बेम्बी है,
कान है, तो ऐसे वास्तु पुरुष को भी वो सब रहते हैं। तो वास्तु पुरुष का जो बेम्बी रहता है, मतलब पेट के बीच का जो भाग, नाभि। उसको हम नाभि बोलते हैं, उसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं जी। ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र में। तो कोई भी अगर आप सोए और कोई भी छोटा लड़का आपके अगर पेट पे आकर मारे या खड़ा रहे, तो आप सो नहीं सकते, जी। या फिर आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे आपके जैसे पेट में मारेंगे। तो जो फ्लैट रहता है या जो कोई आपकी वास्तु है, उसका जो ब्रह्मस्थान है, उसका जो बेम्बी है, वो अगर दबी हुई है या वहाँ कोई खड्डा है या वहाँ पे आपने कोई जड़ वस्तु बोलते हैं ना, हेवी चीज वहां पे कोई रखी, तो वो वास्तु आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी बेम्बी दबी हुई या उसका ब्रह्मस्थान दबा हुआ है। तो ब्रह्मस्थान हमेशा खुला चाहिए, अच्छा चाहिए, साफ सफाई करके रखना चाहिए, जिसके आपका वास्तु एकदम क्लियर रहे और वो अच्छा आपको इफेक्ट दे। तो सर जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो ब्रह्मस्थान का वहां पे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रह्मस्थान है, तो उसके लिए आप कैसे करते हैं सारी चीजें? मतलब अभी वो तो वास्तु तज्ञ जैसे आपके घर आएगा तो आपके पूरे वो आपके फ्लैट का या आपके वास्तु का नाप लेगा, उसका बरोबर बीच का जो भाग है, चारों तरफ से बीच का मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, इसके जो बीच और जो और 4 दिशाएं, आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान्य, इसके बीच का जो भाग है उसको नाभि कहते हैं या ब्रह्मस्थान कहते हैं। वो निकालेगा, उसको निकालने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा उसको जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपके कुछ कोण कटे हुए रह सकते हैं या कुछ कोण बड़े हुए भी रह सकते हैं, मतलब नैऋत्य दिशा बड़ी है या वायव्य दिशा बड़ी है, तो वहां वो कट लगाएगा और उसके बाद 2 आपकी प्रॉपर्टी बनाएगा। और आपके घर में 2 भी ब्रह्मस्थान हो सकते हैं या 1 भी ब्रह्मस्थान हो सकता है। तो वो वास्तु जो तज्ञ है वो आपके घर आएगा और वो सब आपको बना के देगा। सर जैसे कि आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। हाँ। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशन में भी ज्योतिषी का बहुत हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अगर हम सपोज राजनीति की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, एकदम से राजनीति में आते हैं और एकदम से बूम कर जाते हैं। कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो बहुत सालों से हैं लेकिन अभी तक वो मतलब जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। तो मतलब ये राजनीति पे कैसे एस्ट्रोलॉजी असर डाल रही है? राजनीति में भी मतलब कैसा है, राजनीति में भी एस्ट्रोलॉजी बहुत काम करती है। जैसे कि आजकल कुछ पॉलिटिशियन है जो ज्योतिष को पकड़ के चल रहे, मतलब किसी भगवान को जाने का, वहां पे अभिषेक करने का, उस भगवान का दर्शन करने का, और भगवान को मानते। और कुछ जो मतलब कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी है जो कि भगवान को मानते ही नहीं, मतलब वो बहुत से प्रचार और प्रसार करते, पर उनको जैसा चाहिए वैसा उनको यश नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक ही पत्थर पे हाथ रख के चल रहे, मतलब मार्केटिंग बोल सकते हैं आप उसको, सिर्फ खुद का मार्केटिंग कर रहे आगे बढ़ रहे, खुद का मार्केटिंग कर रहे आगे बढ़ रहे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे जो 5-6 पत्थरों पे हाथ रख के चल रहे, मतलब सबको साथ लेके चल रहे, मतलब भगवान को भी साथ लिया है उन्होंने, जनता को भी साथ लिया है और ज्योतिषी को भी साथ लिया है, इन सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, अच्छे पद पे, या उनको बहुत जीवन में सक्सेस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ पा रहे हैं। जी। और सर अभी हमने बहुत सारे ग्रहों के बारे में बात करी, एक हम शनि के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी शनि की 7.5 कुछ राशियों पे चल रही है, तो शनि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि शनि को हमें कैसे देखना चाहिए? एक हमारे एक डेली लाइफ में हम शनि को कैसे खुश कर सकते हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि शनि कर्म का स्वामी होता है, कर्म के लिए शनि बहुत जरूरी होता है। तो शनि के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हमारे ज्योतिष में शनि की तरफ जब देखते तब उसकी तरफ न्याय देवता इस नाम से देखते। शनि न्याय देवता है, शनि को बुरा खपता नहीं है। जैसे कि झूठ बोलना, गलत काम करना, ये शनि को नहीं चलता। शनि तो न्याय देवता है। तो शनि जो ग्रह, अब ग्रह के बारे में सोचेंगे तो शनि प्लेनेट में सबसे हेवी में 2 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे गुरु आता है जो सबसे बड़ा ग्रह है, 2 नंबर पे शनि आता है जो कि ग्रह मालिका में सबसे बड़ा है। तो शनि का जो आकार है इतना, मतलब पृथ्वी से कम 80-90% शनि बड़ा ग्रह है। तो शनि का इफेक्ट इसलिए पृथ्वी के ऊपर ज्यादा होता है, या पृथ्वी के लोगों के ऊपर इसलिए ज्यादा होता है कि शनि पृथ्वी से 80% बड़ा है। शनि न्याय देवता है। तो आपने जो लोग शनि से बहुत डरते, क्यों डरते? कि जैसे आप बुरे कर्म करेंगे या शनि की आपकी जैसे दशा चालू होती, तो शनि उस टाइम पे आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो आपका तो लगे जिसको उसका इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर पड़ना चालू होता है। तो इससे जैसे ही आपको शनि की महादशा या अंतरदशा या 7.5 चालू हो तो बुरे कर्म कम कीजिए और शनि की जो पूजा पाठ है या उसके जो रेमेडीज है वो ज्यादा करिए। और ऐसा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि शनिवार के दिन आप उपवास कर सकते हैं, शनिवार के दिन काले कपड़े पहन सकते हैं। एलिमेंट बोलेंगे तो शनि का जो एलिमेंट है वो लोखंड है, लोखंड का कड़ा या लोखंड की अंगूठी पहन सकते हैं। और नीलम जो धातु है, नीलम जो
स्टोन है वो भी आप पहन सकते हैं नीले कलर का, उससे भी आपको उसका इफेक्ट कुछ कम होगा। या आपको दान करना है तो उसका जो दान है शनि का, तो काजल बोलते हैं अपना, जो आंखों में काजल डालते हैं, जी। वो भी काले कलर का रहता है, जी। वो आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं काजल। और काला उड़ीद उड़ीद जो बोलते हैं तेल, गुड़ तेल या खाने का जो तेल है, वो भी आप अच्छे जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, जिससे कि शनि के ऊपर आपकी अच्छी कृपा दृष्टि बनी रहे। और सर महाराष्ट्र वालों के लिए तो एक सौभाग्य की बात भी ये है कि महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर है, शनि की एक बहुत ही भव्य और बहुत ही पवित्र स्थान है, तो वहां जाके भी हम शनि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर बोल के एक स्थान है शिरडी के पास में, वहां से 20-30 किलोमीटर दूर रहेगा। वहां पे एक मूर्ति है जो कि एक आदमी को मिली थी, तो वहां पे एक प्रथा चली आ रही है कि ये शनिदेव ही है और वो ये मूर्ति भी उनकी है। तो वहां पे और एक आख्यायिका चल रही है कि उसके ऊपर आप मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि शनिदेव जो है वो सूर्यपुत्र कहते हैं उनको, सूर्य जी के पुत्र है, इसलिए उनको हमेशा सूर्य प्रकाश चाहिए। इसलिए वहां पे मंदिर नहीं, 1-2 बार लोगों ने मंदिर वहां बनाने की कोशिश की पर वो नहीं बन पाया। वहां जाके लोग दान धर्म भी करते हैं, उनको तेल चढ़ाते हैं, काले उड़ीद भी दान करते हैं, उस मूर्ति के ऊपर रख के आते। तो जैसे आप वहां पे जाएंगे, उस मूर्ति का दर्शन करेंगे, आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, फिजिकल और कुछ रहेंगे, वहां पे जैसे आपके जाके बोल के आएंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके वो 100% पूरा तो नहीं पर 40-50% आपको फर्क उसका। सर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि अगर हमें 9 के 9 ग्रह सही करने हैं तो हर एक ग्रह के बारे में आप कुछ ऐसा रेमेडी दीजिए जो सभी कर सके, और उस रेमेडी से वो अपने उस ग्रह को थोड़ा सा अच्छा कर सके, ताकि वो उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव डाल सके, अच्छा रिजल्ट दे सके। तो हर ग्रह के लिए या जो भी आजकल पब्लिक है या जो भी कुछ लोग हैं ज्योतिषियों के पास नहीं जा पा रहे, उनके लिए मैं रेमेडीज बताना चाहूंगा। कि जैसे कि आपका शुक्र खराब है, तो अब शुक्र के लिए हीरा अंगूठी आती है, तो हीरा तो हर कोई पहन नहीं सकता, तो शुक्र का जो कलर है वो व्हाइट है। तो आप सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते या फिर चांदी पहनते, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। और उसके कुछ मूल मतलब पेड़ रहते हैं, वो पेड़ के मूल भी आते हैं, वो मूल लेके अब वो मूल आपके पास रखेंगे तो भी आपका अच्छा उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे कि सोमवार के दिन आप मोती पहनते, सोमवार के दिन भी व्हाइट कपड़े पहनते, या सोमवार को शंकर जी का अभिषेक करते, तो सोमवार के दिन चंद्रमा जी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा अगर आपका चंद्रमा खराब है। और अब मंगल की बात करेंगे तो मंगल का भी एक मूल आता है, तो वो अगर आपके पास रखेंगे तो उसका भी इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा। जैसे कि मंगल का धातु है, मंगल का धातु पेन एलिमेंट बोलते हैं उसको, एलिमेंट पास में रखिए। मंगल के जो कपड़े मतलब जो कलर के जो कपड़े वो आप पहनिए। और 3 नंबर पे आता है बुध ग्रह, बुध का जो एलिमेंट है तो वो कांस्य धातु आता है, तो कांस्य धातु का कड़ा पहनते या कांस्य धातु की अंगूठी पहनते, या बुध धातु का जो कलर है वो हरा है मतलब हिरवा है, हिरवे कलर के कपड़े आप बुधवार के दिन पहनते तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। उसके आगे आता है गुरु, गुरु जो ग्रह का जो एलिमेंट है वो भी कांस्य धातु है, या फिर सोना, 1 नंबर पे सोना आता है। अगर आप सोना पहनते तो आपका गुरु जो ग्रह है वो बलवान हो जाएगा। और गुरु ग्रह का जो कलर आता है वो पीला है, पीले कलर के कपड़े अगर आप गुरुवार के दिन पहनते तो आपका वो भी गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा। या फिर सुबह नहाते वक्त आप पानी में हल्दी डाल के नहाएंगे तो आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा। उसके आगे अपन डायरेक्ट शनि को लेंगे। अगर शनि ग्रह का जो एलिमेंट आता है वो लोखंड आता है, लोखंड का कोई मतलब चेन तो नहीं पहन सकते पर कड़ा पहन सकते, तो लोखंड का कड़ा पहनते, लोखंड की अंगूठी पहनते तो आपका शनि बलवान हो जाएगा। शनि का कलर नीला भी आता है, काला भी आता है। काले कलर के कपड़े आप शनिवार के दिन पहनते तो आपका शनि बलवान हो जाएगा, या उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेंगी। और शनि का जो मूल आता है, मूल मतलब जड़ जो आती है शनि ग्रह की, तो वो भी आप आपके पास आप रखते तो शनि ग्रह आपका उससे भी बलवान हो जाएगा। तो मूल जो सर कहना चाह रहे हैं वो मराठी में बोल रहे हैं, उसको जड़ बोलते हैं। तो वो जड़ रखने से भी आपके बहुत सारे ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो सर अभी जैसे कि किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, या कौन सा ग्रह नीच का है, या कौन सा ग्रह बैड रिजल्ट दे रहा है, तो वो कैसे देख सकता है? अगर किसी नॉर्मल इंसान को देखना है तो वो कैसे उस चीज के बारे में देख सकता है? तो आप उसका थोड़ा सा बेसिक प्रेडिक्शन बताइए कि अगर किसी को देखना है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे पर आपके पास आपकी खुद की कुंडली है, तो आप आपकी कुंडली खोलिए और उसका सबसे प्रथम स्थान जो रहता है जिसको हम लग्न बोलते हैं,
वहां पे अगर आपका शनि ग्रह है तो मतलब आपकी कुंडली थोड़ी सी 30% थोड़ी सी बैड है। या पहले लग्न में आपका अगर राहु है तो आपकी कुंडली थोड़ी सी बैड है। आपके पहले स्थान पे अगर मंगल है तो आपका कुंडली थोड़ी सी 20% बैड है या खराब है, ऐसा में हम मानते हैं। तो उस ग्रह के ऊपर काम कीजिए या उस ग्रह को आप बलवान कीजिए। तो 3 ग्रह बोलते हैं जिसको हम पाप ग्रह बोलते हैं, एक है शनि, मंगल और राहु। ये 3 ग्रह जिन दूसरे शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो वो उनको खराब करते। मतलब अगर आपका चंद्र और शनि एक साथ बैठे तो उसको कुछ चांडाल योग या विषय योग या फिर ऐसे कुछ योग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि चंद्र जो रहता है वो मन का कारक रहता है। वो बैठा है आपका शनि के साथ, तो शनि चंद्र को बिगाड़ रहा है। या आपका चंद्र जो है, चंद्र पूरे कुंडली में हम चंद्र ही देखते हैं, जो अच्छा रहेगा तो आपकी कुंडली हम अच्छे मानते हैं। और चंद्र अगर आपका राहु के साथ है या मंगल के साथ है तो आपका कुंडली 20% डाउन हो जाएगा। हाँ। तो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो वो थोड़ा सा आपकी लाइफ पे बैड इफेक्ट डालेगा। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है या केतु है तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे या चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे? कैसा, मतलब अगर चंद्रमा राहु साथ में है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, चंद्रमा और राहु साथ है तो मैं सोचता हूँ कि आपको राहु के उपाय करना चाहिए। और चंद्रमा और शनि साथ है तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ये मेरा पर्सनल है, हर किसी का थिंक या हर किसी के प्रेडिक्शन अलग हो सकते हैं। तो चंद्रमा और शनि एक साथ है तो मैं सोचता हूँ कि शनि के आपको उपाय करने चाहिए। चंद्रमा और मंगल एक साथ है तो आप मंगल के उपाय कीजिए, क्योंकि वो जो मंगल है वो अच्छा इफेक्ट आपको देगा। क्योंकि चंद्रमा तो छोटा ग्रह है, एकदम सौम्य ग्रह है, और मंगल, शनि और राहु ये बहुत बड़े ग्रह है। तो अब जो रेमेडीज करनी है वो आप मंगल, शनि और राहु की कीजिए, केतु की कीजिए। सर, जैसे कि वास्तु की बात अगर हम करें तो उसमें अग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ये बहुत सारे कोण होते हैं। तो अगर हम अग्नेय कोण की बात करें जो कि बहुत इफेक्ट डालता है, तो आप अग्नेय कोण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब पर्सनल मेरा कहना ऐसा है, हर किसी का कहना अलग हो सकता है। तो जो अग्नेय कोण जो है वो पूरे वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि अग्नेय कोण में आप खाना पकाते। अगर आज आपके घर में अच्छा खाना पकता है, आप एकदम हेल्दी खाना पकाते, हेल्दी खाना खाते, तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छी रहेगी, आप कम बीमार पड़ेंगे, आपके डॉक्टर के पास आपको कम जाना पड़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा लाइफ जी पाएंगे। अगर आपका अग्नेय कोण अच्छा है, अगर आपके घर में जो भी बंदा या कोई आपके वाइफ है जो भी खाना पका रहा है वो अगर दक्षिण की तरफ देख के अगर खाना पकाता है तो आपके घर में खाना, आप कितने मसाला डालिए, कितने भी अच्छा खाना लाइए, तो वो जो खाना बन के तैयार हो जाएगा वो थोड़ा सा अनहेल्दी होगा, या फिर आपको वो खाने की इच्छा कम होगी, या आपको होटल में जाके खाना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने वो खाना पकाया है वो दक्षिण की तरफ देख के पकाया, और दक्षिण जो दिशा है, जो मृत्यु की दिशा है, उस तरफ देख के उस आदमी ने खाना पकाया, तो वो इतना हेल्दी नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और पूरब या पश्चिम की तरफ आग्नेय कोण में बैठ के, पूरब या पश्चिम में देख के अगर आप खाना पकाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी होगा और आपके शरीर को वो अच्छा इफेक्ट देगा और आपकी सेहत ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी, और आपको डॉक्टर के पास कम से कम जाना होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मतलब फाइनेंशियल अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो सर, जैसे कि हम फ्लैट में रहते हैं, अगर किसी का अग्नेय कोण में कुछ दिक्कत है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है? मतलब कैसा है, अग्नेय कोण आपका कुछ गलत दिशा में आप खाना पका रहे हैं, जैसे कि ईशान्य दिशा में आप खाना पका रहे हैं या नैऋत्य दिशा में खाना पका रहे हैं या दक्षिण में खाना पका रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। वो आपका खाना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं पक सकता, पर आपका खाना अच्छा नहीं बन सकता। और जो बंदा कोई या कोई लेडीज खाना बना रही है उसका दिमाग अच्छा नहीं, मतलब उसको साथ नहीं देगा, वो गुस्से में खाना उसको ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि वो अग्नेय कोण में खाना नहीं पका रही। तो उसके लिए रेमेडीज बहुत सी है, जैसे कि हम पिरामिड्स वगैरह कुछ बोलते हैं या कलर थेरेपी करते हैं उस दिशा में। तो प्रॉपर आप अग्नेय कोण में खाना पकाएंगे तो अच्छी बात है, पर दूसरी दिशा में पका रहे तो अब एक अच्छा वास्तु सलाहकार से सलाह लीजिए और उसके ज्यादा से ज्यादा रेमेडी करके वो कोण अच्छा करके लीजिए। उसके बाद सर, अगर हम नैऋत्य कोण की बात करें तो वो कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है? नैऋत्य कोण जो है वो अपना जो जिसने घर खरीदा है या जो घर में जो सबसे जिम्मेदार आदमी है या जिम्मेदार बंदा है, वो घर के लिए वो आदमी जिम्मेदार रहता है क्योंकि वो नैऋत्य में बैठता है, मुखिया कह सकते हैं। हाँ, मतलब वो घर का जो मालिक है, अगर वो नैऋत्य कोण में बैठेगा, मतलब वो एक चेयर डाल के या रात को सोते समय वो नैऋत्य कोण में सोता है, बैठता है, तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहेंगी। मतलब अभी एक फ्लैट लिए तो एक फ्लैट के 2 फ्लैट होंगे, 2 फ्लैट के 3 फ्लैट हो गए, उसकी जमीन बढ़ती रहेंगी
क्यों? क्योंकि नैऋत्य कोण जो है वो आदमी का खुद का है, उसके बैठने की जगह नैऋत्य कोण है, जी तो जो आदमी ने घर खरीदा है। जी नैऋत्य कोण इसीलिए देखते हैं कि वो आदमी का, मालिक का जो जगह है वो नैऋत्य है, तो वो वहां बैठता है, ज्यादा से ज्यादा समय गुजारता है नैऋत्य में, तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। या नैऋत्य कोण में उसने उसके जगह के डॉक्यूमेंट रखे तो वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जी और नैऋत्य कोण में उससे अगर कोई सोना रखा है या उसके कोई घर में चीज वस्तु है वो रखा है, समझो फॉर एग्जाम्पल लीजिए आपने एक 2 लाख रुपए नैऋत्य कोण में रखे तो 1 लाख के 2 लाख हो गए, 2 लाख के 3 लाख होंगे, तो आपकी रकम बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ती जाएंगी? क्यों? नैऋत्य कोण में रखी है आपने, जी इसलिए वो बढ़ती जाएंगी। और वही रकम अपने वायु में रखी तो उड़ जाएंगी। उसका काम क्या है? हवा पैदा करना, या वो जो वहां पे जो वस्तु रखी है उसको उड़ा देना। तो ये वायव्य कोण का गुण है। जैसे नैऋत्य कोण का गुण क्या है कि वो उस रकम को या उस सोने को या उस वहां पे अपने जो चीज रखी है उसको बढ़ाना। अगर वो उस घर का मालिक वहां बैठता है तो उसका लाइफ भी ज्यादा जी पाएगा और वो ज्यादा तरक्की कर पाएगा। तो सर आजकल जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है, तो उनको किस कोण में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अच्छा पढ़ पाए, अच्छे से कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़े, कंसंट्रेट कर पाए वो पढ़ाई पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और आप आजकल के जो लड़के हैं वो आईपीएस आईएएस ऐसे करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और पढ़ाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो लोग आते हैं उसमें से पढ़ाई के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कौन से कोण में बैठ के पढ़ाई करें? तो उसके लिए जिम्मेदार ईशान्य कोण है। पूरे घर का जो पवित्र स्थान है तो ईशान्य कोण है। तो ईशान्य कोण में सबसे पहले आप जूते चप्पल ना रखिए, कोई भी हेवी सामान है आपके घर में तो ईशान्य कोण में मत रखिए। ईशान्य कोण आपका ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा करके, या वहां झाड़ू पोछा करके या फिनाइल वगैरह लगा के साफ करके लीजिए, और उस दिशा में आप पढ़ाई करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा वहां ध्यान भी लगेगा। और अब कम समझो आप 3 घंटे में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो 1 घंटे में कर पाएंगे, क्योंकि आप ईशान्य कोण में कर रहे हैं। और ईशान्य कोण ये जितने भी दिशा है उसका जो राजा हम मानते हैं, मतलब मेन दिशा, उसको ईशान्य, बहुत से लोग ईशान्य नाम से नाम देते हैं क्योंकि वो दिशाओं का राजा है ईशान्य कोण। तो ईशान्य कोण में बैठ के जो भी लड़का है लड़की या कोई पढ़ाई करेगा तो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाएगा। और उस दिशा में हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ईशान्य कोण में आपका जो देवरा बोलते हैं ना, मतलब भगवान को रखने की जगह जो है मंदिर, तो वो भी ईशान्य ही है आपके वास्तु में। हमें घर का मंदिर भी ईशान कोण में रखना चाहिए। एकदम सही सर, आपने जैसे बताया कि वास्तु रेमेडी के लिए आप प्लांट्स बताते हो, तो जैसे कि घर में हम छोटी छोटी चीजें होती है जैसे प्लांट्स हैं, डस्टबिन हैं, घर में हम तुलसी लगाते हैं, वो तो ये भी हमें मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए कि किस दिशा में हमें घर की तुलसी रखनी चाहिए, किस दिशा में डस्टबिन रखना चाहिए? अगर आपको अच्छी वास्तु मिली, आपका दरवाजा अगर पूरब की तरफ है तो पूरब से सूर्य बाहर आता है, मतलब उगवता है, मतलब पूरब से सूर्य आता है और पश्चिम में मावळता है, मतलब उगवता और मावळता है, ऐसे 2 दिशा रहता है। तो जैसे पूरब से सूर्य आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश, तो सूरज की जो रेज है वो आपके घर में प्रवेश कर पाएंगी। तो जो आपके घर में जो भी जैसे सूर्य प्रकाश सुबह का आता है तो वो जो आपके घर में छोटे छोटे जीव जंतु है वो मार देता है, क्योंकि सूरज के सुबह की जो किरण आपके घर में पड़ेंगी तो वो जितने भी जीव जंतु मार देगी। तो उस साइड पे आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे मत लगाइए पूरब की दिशा में, और लगाएंगे भी तो तुलसी ऐसा छोटा पौधा लगाइए, या और छोटे जो पौधे आते पॉजिटिव पौधे आते हैं वो लगाइए। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको अगर बड़े पौधे लगाने तो वो दक्षिण की दिशा में लगाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है। मतलब जैसे बड़े पौधे, मतलब अशोक का पौधा या आम का पौधा या फिर पिंपल का पौधा नहीं बोल सकते हम उसको, पेड़ बोलते हैं, तो वो पेड़ आप दक्षिण की दिशा में लगाइए। और पूरब और पश्चिम ये 2 दिशा में आप छोटे छोटे पौधे लगाइए। और सर जैसे कि किचन में हमारा डस्टबिन भी बहुत रोल प्ले करता है कि डस्टबिन में हम जैसे गार्बेज डालते हैं, तो वास्तु में डस्टबिन का क्या रोल होता है? डस्टबिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपको आपका डस्टबिन रखना है तो दक्षिण या वायव्य की तरफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वायव्य दिशा जो है वो जो वहां पे जो भी रखेंगे वो वहां पे ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। मतलब जैसे आप वायव्य में डस्टबिन रखेंगे तो वहां का कचरा आपके ध्यान में रहेगा कि यहाँ का कचरा आपको डालना है। दक्षिण में रखेंगे, दक्षिण एक दिशा जो है ये मृत्यु देवता की दिशा है दक्षिण, मतलब जैसे आदमी मरता है तो उसके पैर दक्षिण की तरफ करते, तो उस दिशा में अगर आप कचरा रखेंगे या कचरा डालेंगे तो वहां से वो हट जाएगा, मतलब आपको हटाना पड़ेगा पर वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वायव्य और दक्षिण में अगर आप कचरा रखते, आपका सेप्टिक टैंक बोलते, जो घर में जो भी
पानी रहता है वो अगर आपको कहाँ पे छोड़ना है तो दक्षिण में वो आप पानी आप छोड़ सकते तो सर जैसे कि वास्तु में आपने बताया कि कलर का बहुत महत्व होता है, हैं। तो हमें अभी जैसे हम फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट का एक कोई ऐसा सिंगल कलर हो सकता है कि पूरे फ्लैट में करा दिया जाए, क्योंकि हर दिशा में सारे कलर कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक कौन सा पर्टिकुलर कलर करना चाहिए या होना चाहिए? हर कलर का इफेक्ट अलग होता है क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल लीजिए काला कलर, तो कोई भी आदमी कोई भी बंदा या कोई भी जो घर का मालिक है कोई भी काला कलर घर को नहीं देता कि जैसे काला कलर हम घर में मारते तो वहां से कम वहां पे प्रकाश परावर्तित होगा, मतलब कितना भी लाइट लगा जी आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा ही पड़ा है। या भी आपके घर में कोई पर्दे है या कर्टन बोलते हैं तो काले कलर के कर्टन या पर्दे आप आपको घर पे ना लगाइए। व्हाइट कलर आप देंगे पूरे घर को तो आपको जो कलर है वो ज्यादा से ज्यादा परावर्तित होगा और कम से कम लाइट में ज्यादा से ज्यादा कलर आपको मिलेगा। जैसे सूर्य प्रकाश आपके घर में आएगा और आप लाइट लगाए या नहीं लगाए तो वो जो व्हाइट कलर है वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश परावर्तित करेगा, आपको लाइट बिल भी कम आएगा और आपके वहां पे फाइनेंशियल आपका पैसे भी बचेंगे। बुध का कलर मारेंगे, बुध का कलर हरा होता है मतलब हिरवा, ये पैसे के लिए कलर होता है। अगर आपको पैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने, आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आप हरा कलर या हिरवा कलर आपके घर को लगा सकते हैं। जैसे आप हिरवा कलर मारेंगे तो आपके माइंडसेट बदलेगा और आपके मन में ऐसे थिंक चालू हो जाएंगे कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है या मुझे बहुत पैसे कमाना है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बनाऊं या मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, ये थिंक आपके मन में चालू हो जाएंगे। तो हर कलर जैसे कलर की तरफ आदमी देखता है उसकी थिंक चेंज होते रहती है। अगर आप आपके घर में ऑरेंज कलर मारेंगे तो आप अलग ही थिंक करेंगे, जैसे कि मैं संन्यास ले लूं क्योंकि आपकी थिंक अलग ही दिशा में चले जाएंगे। तो आप पॉजिटिव अच्छा कलर मारिए जैसे कि व्हाइट, येलो या फिर बुध का जो कलर है ग्रीन, हरा। नॉर्मली तो हम व्हाइट ही कलर आजकल फ्लैट में रखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक व्हाइट कलर ऐसा है कि वो हर परिस्थिति, हर ग्रह के लिए और हर मतलब वास्तु के हिसाब से एक परफेक्ट कलर हम बोल सकते हैं व्हाइट को। गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी से कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है या कोई रत्न से संबंधित कोई जानकारी चाहता है या अपनी कोई समस्या के लिए समाधान चाहता है तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गुरुजी का फोन नंबर, गुरुजी का इंस्टाग्राम, आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम चार्जेस में वास्तु विजिट करते हैं। आपकी हर वास्तु समस्या का समाधान गुरुजी बहुत ही कम प्राइस में आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक बार गुरुजी से संपर्क जरूर करिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान गुरुजी जरूर देंगे। धन्यवाद गुरुजी।